सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। साथियों देखिएगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं शंकु प्रक्षेप को लेकर के। तो आइएगा, मुस्कुराइएगा, शंकु प्रक्षेप की अपन चर्चा करते हैं। और इसमें साथ में अपन ये भी देखेंगे कि शंकु प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश रेखा वाला जो प्रक्षेप है वो किस प्रकार से है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और वो कौन से क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो आइएगा अपन प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, शंकु प्रक्षेप। पहली पहली बात तो यह है कि शंकु प्रक्षेप होता क्या है ना। उसके बाद में फिर आगे की चर्चाएं अपन करेंगे। तो शंकु प्रक्षेप में आप लिख सकते हैं कि ग्लोब पर स्थित, कहां तो आप कहेंगे ग्लोब पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं को, अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज के शंकु पर कागज के शंकु पर प्रक्षेपित करके कागज के शंकु को समतल रूप में फैला दिया जाता है, उसे ही शंकु प्रक्षेप कहा जाता है। क्या समझे? अभी बताता हूं मैं, आपको समझना क्या है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, आपको केवल एक बात याद रखनी है। वो क्या रखनी है मैं बताता हूं। ये क्या है भाई साहब? तो समझ ही नहीं है क्या है। ये है ग्लोब, और ग्लोब ये है तो आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक शंकु बनाता हूं ऐसे करके, ऐसे। ये अपने पास क्या बन गए? शंकु बन गए, बना। ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनको कागज के शंकु पर प्रक्षेपित करना है और उसके बाद में शंकु को खोल देना है। ये बन जाएगा कौन सा प्रक्षेप? तो आपका उत्तर आ जाएगा शंकु प्रक्षेप। अब इसमें मेन बात क्या है? जहां शंकु जो है ग्लोब को स्पर्श कर रहा है वो इस प्रक्षेप का मानक अक्षांश है। नंबर 1 पॉइंट। ग्लोब पर कागज का शंकु जिस अक्षांश वृत्त को स्पर्श करता है वह मानक अक्षांश हो जाता है। अब एक बात याद रखनी है, मानक अक्षांश तो हो जाएगा, लेकिन आपको यह जरूर याद रख लेना है कि कभी भी ध्रुव और भूमध्य रेखा मानक अक्षांश नहीं हो सकते। तो नोट डाल के लिख लेना, ध्रुव व भूमध्य रेखा, ध्रुव व भूमध्य रेखा कभी मानक अक्षांश नहीं होते। कहां पर, कौन से की बात कर रहा हूं मैं? केवल इस प्रक्षेप की बात कर रहा हूं। यहां मानक अक्षांश नहीं होते हैं। बाकी आप कह दोगे सर फला में होता है, ढिमका में होता है, वो हो जाएंगे। यहां अपन बात कर रहे हैं केवल शंकु प्रक्षेप की। अगली बात, इसमें क्या पूरे पृथ्वी को दिखाया जा सकता है? नहीं। तो आप कहेंगे इस प्रक्षेप में केवल एक गोलार्ध को ही प्रदर्शित किया जाता है।
अगली बात भी सही है। अब ध्यान दे लेना एक बात, पृथ्वी का सेंटर ये रहा, ध्रुव ये रहा, और शंकु का शीर्ष ये रहा, ये तीनों एक सीधी सरल रेखा में है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि पृथ्वी का केंद्र ध्रुव व शंकु का शीर्ष तीनों ही एक सरल रेखा में होते हैं, सरल रेखा में होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि कौन से क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी है शंकु प्रक्षेप, तो आपका जवाब बनेगा सर शंकु जो प्रक्षेप है ये मध्यवर्ती अक्षांशों के लिए उपयोगी है। तो लिखिएगा यह प्रक्षेप मध्यवर्ती अक्षांश यहां स्पर्श कर रहा है, और ये स्पर्श ना तो ध्रुव पे कर सकता कभी और ना ही कर सकता भूमध्य रेखा पे। मतलब क्या निकला, मध्यवर्ती अक्षांश के लिए उपयोगी है। यह प्रक्षेप मध्यवर्ती अक्षांशों के लिए, बोले तो शीतोष्ण कटिबंध अक्षांशों हेतु उपयोगी है। और ध्यान दे लेना शंकु का जो शीर्ष है ध्रुव से ऊपर है, तो लिख लेना शंकु का शीर्ष ध्रुव से ऊपर है। क्या याद रखोगे, शंकु का जो शीर्ष है ना ये क्या है, ये ध्रुव से ऊपर है, याद रखना। और जो अक्षांश रेखाएं हैं ये सकेंद्रीय चाप होती हैं। नेक्स्ट लिखना अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप होती हैं। याद रहेगा इतना, यानी अक्षांश जो रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, ये सकेंद्रीय चाप होती हैं, यानी एक केंद्र से खींचे गए चाप के बराबर होती हैं। ये तो बात रही शंकु प्रक्षेप की, चाहे वो एक मानक अक्षांश का है, चाहे वो 2 मानक अक्षांश का है, चाहे वो 4 मानक अक्षांश का क्यों नहीं है। अब बात करेंगे अपन 1 मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की। आइएगा उसकी ओर ध्यान देते हैं। उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी होगा कि शंकु प्रक्षेप जब भी बनाएं तब कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले एक बार आप इसको लिखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं और देखते हैं। लिख पाए, लिखिएगा अब बात आगे है कि शंकु प्रक्षेप बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लिखिएगा शंकु प्रक्षेप के निर्माण के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1 बात क्या, तो आप कहेंगे प्रक्षेप की मापनी, ये बात तो होनी चाहिए ध्यान में आप। नंबर 2 बात मानक अक्षांश, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से मानक अक्षांश पर आप मैप बनाने जा रहे हैं। उसके बाद में संबंधित जो भी क्षेत्र है अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, तो जहां कहीं का भी आप मानचित्र प्रक्षेप बनाने जा रहे हैं उसका आपको देशांतरीय विस्तार याद होना चाहिए। रेखाओं का अंतराल, कितने कितने डिग्री का अंतराल आप रख रहे हैं, रेखाओं का अंतराल आपको ध्यान में होना चाहिए।
उसके बाद में केंद्रीय देशांतर के दोनों तरफ का अंतराल समान होना चाहिए। यानी मान लीजिएगा आपको ये कह दिया जाए कि 30 डिग्री से लेके 70 डिग्री के बीच में आपको क्या बनाना है, प्रक्षेप बनाना है। तो आप मध्याह्न किसे मानेंगे, 50 डिग्री को मान लेंगे। तो आपको कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं सेट करूं तो आप कह सकते हैं आराम से, जैसे 30 डिग्री देशांतर से 70 डिग्री देशांतर का केंद्रीय देशांतर। अब अगर इसके केंद्रीय देशांतर की बात आए और आपसे कहा जाए निकालिएगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा, दोनों तरफ का अंतराल समान होना चाहिए। तो यहां 50 कर दो ना आप। अब 50 के बाद में 60 आ जाएगा, फिर 70, 50 से पहले 40 आ जाएगा, फिर 30, यानी 20 का अंतराल इधर है, 20 का अंतराल इधर है, और ये मध्याह्न देशांतर हो गया है। मतलब आप क्या समझे, सीधी सी बात याद रखनी है, शंकु प्रक्षेप है, इसमें प्रक्षेप की मापनी पता होनी चाहिए, मानक अक्षांश पता होना चाहिए, अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेखाओं का अंतराल आपको ध्यान होना चाहिए, केंद्रीय देशांतर के दोनों तरफ का अंतराल समान होना चाहिए, और ये जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताया। अब आपको करना क्या है, एक मानक अक्षांश रेखा वाला, यानी मैं यहां यूं कह दूं, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, क्या आपको दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा इसको बना देता हूं। ये शंकु है ही, जानते हैं आप। इसके बाद यहां पे ऐसे, अब जरा गौर करना है एक बात पर, ये इसमें मानक अक्षांश माना गया है, 45 डिग्री लगभग माना जाता है, लेकिन यहां 40 डिग्री है तो अपन 40 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनिएगा, ये मानक क्या हो गया, समानांतर बोले तो अक्षांश, एक इसमें मानक अक्षांश माना गया। विशेषताएं देखो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो सारे देशांतर एक जगह जाके मिलते हैं, चूंकि वैसे भी मिलते हैं ग्लोब पे, ठीक बात है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है। लेकिन एक अक्षांश पर सभी देशांतरों के बीच की दूरी समान रहती है। मान लेते हैं अपन 40 डिग्री पे अपने को देखना है, तो सारे के सारे देशांतरों की दूरी समान है, इन दोनों के बीच इतना गैप है, इन दोनों के बीच इतना गैप, इतना गैप, इतना गैप, सभी के बीच में बराबर का गैप आ रहा है। यानी एक अक्षांश पर सभी देशांतरों के बीच की दूरी बराबर रहती है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर बढ़ती चली जाती है। याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। अगली बात क्या याद रखनी है, सारे के सारे जो अक्षांश हैं चाप के रूप में है, बिल्कुल चाप के रूप में, तभी तो अपन ने कहा था कि शंकु प्रक्षेप में सकेंद्रीय चाप होते हैं, कहा था ना, इसीलिए कहा था। अगली बात, मानक अक्षांश जो भी है, इससे चाहे ऊपर जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे, विकृति आनी है, क्षेत्र में भी विकृति आएगी, आकृति में भी विकृति आएगी, इसलिए ना तो ये समक्षेत्र है और ना ही ये यथाकृति है, दोनों ही नहीं है ना। तो इस डायग्राम को देख के आप इसकी तमाम जो विशेषताएं हैं वो आप लिख सकते हैं। एक बार के लिए आपको करना क्या है, एक बार के लिए इसको आपको देखना है, उतारना है, फिर अपन आगे चलते हैं और बातें करते हैं। ओके, हाँ उतार पाए इसको। अब देखिएगा, यानी ये जो अपन ने देखा है ना, इसी डायग्राम के बेस पर अपन इसकी थ्योरी को लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, तो लिखिएगा। नंबर 1 पे आपको लिखना है कि
सभी अक्षांश वृत्त सकेंद्रीय चाप के रूप में होते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी, अक्षांशों के बीच की दूरी समान है, देशांतरों के बीच की दूरी समान नहीं है, अक्षांशों के बीच की दूरी समान है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ठीक बात है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं ये सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं, वक्र नहीं होती हैं। अगर वक्र हो जाएंगी प्रक्षेप का प्रकार ही बदल जाएगा। और यहां अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप हो उसकी बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं, सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं तथा मानक देशांत, मानक वाली बात रहने दो, ज्यादा जरूरी नहीं है, मानक तो अक्षांश याद कर लो। सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं तथा शीर्ष पर मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तो ये अपन ने अभी देखा था कि सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं वो क्या है, सीधी सरल रेखाएं हैं, और सारी शंकु के जाके कहां मिल रही, शीर्ष पर मिल रही। ये ध्रुव है, इधर भूमध्य रेखा, मतलब ध्रुव से जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस बात को अपन उल्टा यूं भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। याद रखना, यही बात याद रखिएगा। एक अक्षांश पर अगर पूछा जाए आपसे कि किसी भी एक्स वाई जेड, चाहे 20 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री, 40, 50, एक अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरी समान रहती है। भाई यहां पे देखा इन दोनों के बीच की दूरी समान है, ये भी समान, ये भी समान, ये सारे देशांतरों के बीच की दूरी समान है। लेकिन जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे दूरी क्या होती चली जाएगी, कम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच दूरी, अब लैंग्वेज बदल सकती है। अगर यहां में लिख देता कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से आएंगे बढ़ेगी, लेकिन मैंने उल्टा लिखा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। ये याद कर लेना, घटती जाती है। इसके बाद में लिखना, एक अक्षांश पर देशांतरों के बीच दूरी, देशांतरों के बीच दूरी समान रहती है। तो लिखना, ध्रुव एक चाप के रूप में प्रदर्शित होता है। इसके रूप में, एक चाप के रूप में प्रदर्शित होता है। इसके बाद में लिखना, समस्त देशांतर रेखाएं मानक देशांतर होती हैं तथा एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा मानक अक्षांश होती है। अतः देशांतरों पर
शुद्धता बनी रहती है। सुनना एक बात पहले बताई कि मानक अक्षांश से चाहे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे चाहे आप भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इस प्रोजेक्शन में विकृति बढ़ती हुई चली जाएगी। ना ही तो इसमें समक्षेत्र का गुण देखने को मिलेगा और ना ही इसमें यथाकृति का गुण देखने को मिलेगा। मतलब आप क्या कह सकते हैं, देशांतरों पर शुद्धता बनी रहती है तथा मानक अक्षांश से दूर जाने पर, मानक अक्षांश से दूर जाने पर विकृति आती है, विकृति आती है। अब चाहे वो विकृति क्षेत्र के रूप में आए और चाहे वो आकृति के रूप में आए, तो लिखिएगा क्षेत्र व आकृति दोनों। लेकिन एक बात याद रखना, यहां तो क्षेत्र आकृति दोनों में विकृति आ रही, ठीक बात है, लेकिन एक बात आई, देशांतर रेखाएं मानक देशांतर के रूप में ही है, यहां शुद्धता है। और जब देशांतर रेखाएं मानक देशांतर के रूप में है और मैंने कहा कि यहां शुद्धता है, और जब बात देशांतर रेखाओं की आ रही है और मानक के रूप में मान रहे हैं, इसका मतलब इसे समदूरस्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं, समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। इस एक गुण के कारण, कौन से गुण के कारण? कि देशांतर रेखाओं पर मापनी इसकी शुद्ध है, देशांतर रेखाएं सारी ही क्या है, मानक देशांतर हैं। और जब देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध है तो इसके अंदर दूरी है वो बिल्कुल सही सही दिखाई जाएगी। मैंने यहां दो चीजें लिखी हैं, इसमें क्षेत्र में भी विकृति पाई जाएगी, आकृति में भी विकृति पाई जाएगी, लेकिन दूरी सही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो ये इस प्रक्षेप की विशेषताएं एक बार लिखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं और देखते हैं, है ना। लिखिएगा, हाँ जी, लिख पाए इतना? बहुत बढ़िया। हाँ, अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामान्य हैं, जो लिखी नहीं भी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, जगह नहीं है, कि इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहां काट रही हैं, मैंने कहा कि अक्षांश रेखाएं देशांतर क्या समकोण पे काट रही है? बिल्कुल काट रही है। तो ये तो आपके मेंटल मैप बनना चाहिए। ये जब भी आए कि एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, तो आपके माइंड में शंकु प्रक्षेप आ जाना चाहिए और वहां से आप इसकी विशेषताएं निकाल सकते हैं। तो एक विशेषता और लिख लीजिएगा, सभी अक्षांश व देशांतर, सभी अक्षांश व देशांतर समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, याद रख लेना है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। कौन से प्रक्षेप को लेकर के? शंकु प्रक्षेप को लेकर के। लिखिएगा फटाफट से इनको, फिर अपन आगे देखते हैं और कुछ रह तो नहीं गया है। हाँ जी, लिख पाए इतना? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, आपको ध्यान इतना रख लेना है कि अपन ने इतनी माथा पोड़ी की, इसका उपयोग कहां है ना? तो इसका उपयोग कहां होगा? जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यूं कहा आपको, क्या कहा कि ये अपना ग्लोब है, जैसे अपन कहें कि ये अपना ग्लोब है, ठीक बात है। अब इस ग्लोब पे मान लेते हैं अपन शंकु बनाए, बना लेते हैं, क्या जाता है अपने भाई। मैंने कहा कि ये यूं करके दिखाओ, यूं करके, है ना। चलो दिखा दिया, मान लो दिख गया, है ना। ऐसे 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 मोटा कर देते हैं और ये बन गया शंकु। ठीक है, बन गया सर। अब इसमें भी क्या कहा था कि जहां ग्लोब पर ये शंकु स्पर्श करेगा वो मानक अक्षांश होगा। बिल्कुल ठीक बात है। स्पर्श पूरे ग्लोब को तो कर नहीं रहा, ना तो ध्रुव वाले क्षेत्र को कर रहा, ना भूमध्य रेखा को कर रहा। अभी मैंने बात बताई थी कि केवल ये जो मध्यवर्ती अक्षांश हैं, यानी ये वाला जो एरिया है, इसके लिए ये ज्यादा उपयोगी है। कहने का मतलब, मैं सीधी सी एक बात कहूं कि ये वाला जो है, इसका उपयोग कहां होगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा सर इसका उपयोग मध्यवर्ती अक्षांश में होगा। अब मध्यवर्ती अक्षांश में भी कहां होगा? जिनका अक्षांश विस्तार कम है और जिनका देशांतर विस्तार ज्यादा है ना।
अगर मान लेते हैं मैंने कहा कि कोई स्थान 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, इसका मतलब इसे तो इतना एरिया चाहिए तब जाके इसका कोई प्रोजेक्शन बना सकते हैं अपन। लेकिन इसमें तो क्या है, प्रोजेक्शन ही एक मानक अक्षांश रेखा का है। इसका मतलब सीधा सा कि याद रखना है, जिन भी स्थानों का अक्षांश विस्तार कम होता है, अक्षांश विस्तार क्या होता है, कम, और देशांतर विस्तार ज्यादा होता है, वहां पर कौन से प्रोजेक्शन को काम में लिया जाएगा, तो अपना उत्तर बनेगा सीधा सा एक मानक अक्षांश रेखा वाला जो प्रोजेक्शन है उसको काम में लिया जाएगा। कैसे, उदाहरण दीजिएगा, देखिएगा मैं बताता हूं आपको। ये तो होगी बात, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये अपन देख पा रहे हैं ये कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका है ना। अफ्रीका के बाद में अगर बात करते हैं अपन तो ये क्या आ गया, दक्षिण अमेरिका आ गया। और दक्षिण अमेरिका के बाद में अपन बात करते हैं तो ये उत्तर अमेरिका आ गया, ग्रीनलैंड आ गया, ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये यूरोप आ गया, इधर से आपका ये एशिया आ गया है ना, ये पूरा का पूरा एशिया, इधर से आपका मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये कुल मिला के एक मोटा मोटी अपने पास पूरे विश्व का मानचित्र आ गया। ठीक बात। अभी मैंने क्या कहा कि मध्यवर्ती अक्षांशों के लिए उपयोगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, तसल्ली से, क्या यहां पर आल्पस पर्वत है क्या? बिल्कुल है। तो क्या आल्पस पर्वत का विस्तार यूं है क्या? है। इसका देशांतर विस्तार है, अक्षांश विस्तार कम है। अगर आल्पस पर्वत यूं होता, मैं कहूं कि अगर आल्पस पर्वत यूं होता तो क्या ये प्रोजेक्शन काम में आ सकता था? बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं है, ये तो केवल यूं आड़े रूप में काम में आएगा। अब ऐसे क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा आल्पस पर्वत के रूप में काम में आ गया, चलो ठीक है। जैसे कि अपन यहां जानते हैं एक रेल लाइन है क्या, विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन। आप सोचिएगा कौन सी है, आप बता दीजिएगा, मुझे तो नहीं पता। है क्या, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, इसके लिए ये काम में आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा है, सीमा का निर्धारण करना है तो आप इस प्रोजेक्शन को काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कनाडियन जो रेलवे है इसके लिए आपको काम में लेना है, ये काम में ले सकते हैं। मोटा मोटी एक ही बात याद रखनी है, जिनका अक्षांश विस्तार कम है, और जिन कम है अपने आप ही कम है, क्योंकि ये प्रक्षेप ही क्या है, एक मानक अक्षांश रेखा वाला है। जिनका अक्षांश विस्तार कम है और जिनका दिशांतर विस्तार काफी ज्यादा है, वहां कौन सा प्रक्षेप काम में लिया जाएगा, एक मानक अक्षांश रेखा वाला काम में लिया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आराम से बातें जो मैं लिख रहा हूं। इसका उपयोग सीधा साक लिखिएगा, इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो आप कहेंगे मध्यवर्ती अक्षांशों के उन क्षेत्रों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए जिनका अक्षांश विस्तार कम व देशांतर विस्तार अधिक हो। ठीक बात। फिर लिखिएगा यूरोप के यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्रों हेतु, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं बाल्टिक राष्ट्र। अब आपके मन में फिर प्रश्न बनेगा, बाल्टिक राष्ट्र कौन से है? यहां पे बाल्टिक सागर आता है, बाल्टिक सागर के पास जो भी राष्ट्र है इनको बाल्टिक राष्ट्र कहते हैं। लाटविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, आदि आदि जो भी है, यही हो गए यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्रों के लिए। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा बाल्टिक राष्ट्र, इनके मानचित्र बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद लिखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हेतु इसे काम में लिया जाता है। इसके बाद में ट्रांस कैनेडियन
रेल मार्ग हेतु इसे काम में लिया जा सकता है। आल्पस पर्वत के लिए काम में लिया जा सकता है, आल्पस पर्वत हेतु। इसके बाद में अमेरिका व कनाडा की सीमा, ये कोई फिक्स नहीं है कि इन्हीं के लिए काम में लिया जाएगा और के लिए काम में नहीं लिया जाएगा। ये केवल और केवल एग्जाम्पल हैं जो अपने एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये था एक शंकु, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। बाकी और भी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बाकी मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।